नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। मामले को लटकाते थे, भटकाते थे, लड़ाते थे और हर स्तर पर प्रयास करते थे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाने की छूट न दी जाए। विपक्ष अयोध्या जाने में डरता था। मुझे लगता है जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, या बाबू राम, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम। और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वह राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया। देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष को दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है 1952 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक धारा 370 लगा दी थी। एक धारा 370 पहले तो इस बात के लिए व्यवस्था करती थी कि शेष भारत के लोग जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला और आंदोलन के माध्यम से तय हुआ कि नहीं, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही रहेगा। परमिट सिस्टम हम समाप्त करवाएंगे। और परमिट सिस्टम समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के नागरिकों को कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की आवाजाही में कोई प्रतिबंध न हो, इसके लिए आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस ने एक व्यवस्था वहां और बना दी। अगर बरेली के लोग, शाहजहांपुर के लोग, पीलीभीत के लोग और बदायूं के लोग चाहे, यहां का नौजवान चाहे, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको लगता है कि नहीं, मुझे यहां के साथ साथ अपना एक मकान श्रीनगर में बनाना है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो कटरा में एक धर्मशाला बनाना है, नहीं बना सकता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को भी छूट दे दी है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और साथ साथ मैं आज एक मुस्लिम धर्मगुरु का बयान पढ़ रहा था। जम्मू से उनका बयान आया है और उन्होंने कहा
कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की प्रक्रिया को उन्होंने धारा 370 को समाप्त करके आगे बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा ये शरीर है, अगर शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाता है तो शरीर पूर्णांग नहीं माना जाता। अगर देश का कोई हिस्सा विकास की प्रक्रिया से वंचित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? और यही स्थिति थी। 4 परिवार जम्मू कश्मीर का पूरा बजट हजम कर जाते थे, वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था, और इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें समाप्त हो सके और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को उसकी माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान जवाब दे सके, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये काम किया तो विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है। उनकी परेशानी वही है, और उस खिसियाहट को कि आज भारत तो विकास कर जा रहा है, क्योंकि देश तो वही, संसाधन वही, नेतृत्व बदला तो देश का परसेप्शन भी बदल गया, देश के प्रति दुनिया की निगाहें और नजरें भी बदल गई। भारत ने कोरोना के कालखंड में जितना बेहतर प्रदर्शन किया है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है, और दुनिया ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 135 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हुई है, और विपक्ष को इसमें भी परेशानी है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था, और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन ये कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ, और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का, जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को विश्वास हुआ 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है। तो किसानों के हित में कैसे मोदी सरकार और योगी सरकार काम कर रही है, इसकी जानकारी विस्तार से दी योगी आदित्यनाथ ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।